दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और इस कार्यक्रम में हम जो बात करने वाले हैं उस मुद्दे पे सीधा आ जाता हूं मैं। तीसरा चरण जो है समाप्त हो चुका है, हम सब जानते हैं। और वो जो 93 सीट्स पे चुनाव हुए उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव जो है लोकसभा का तीसरे चरण का, वो गुजरात में हुआ। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, आप जानते हैं। उसमें से एक सीट, सूरत की जो सीट थी, वो तो बिना लड़े ही भाजपा जीत गई, आप सब जानते हैं ये भी। तो बाकी जो 25 सीट थी उन पर चुनाव हुआ। और वो चुनाव जो हुआ उसमें जो हम देख रहे थे कल, आपने पूरे दिन लाइव में जो हम कह रहे थे आपने सुना होगा। हमारा जो टेक था वो तो हमने आपको बताया, लेकिन हमने सोचा कि गुजरात को जो बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिनके नीचे रहकर सीखने का मुझे मौका मिला है और मैं बहुत ही उसको लेकर जो है हमेशा गौरवान्वित फील करता हूं, महसूस करता हूं। ऐसे देश के वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग साहब, क्योंकि उनका भी गुजरात का बहुत लंबा अनुभव है यहाँ रह के काम करने का। तो मैंने सोचा कि उन्हीं को आज आमंत्रित करते हैं और उनसे उनका टेक क्या है बेसिकली, मेनली गुजरात में जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उस चुनाव को। तो मैंने उनको न्योता दिया, वो आ गए। तो मैं बड़ा आनंदित भी हूँ और उनको मैं सीधा जो है जोड़ देता हूँ अपने साथ, ताकि समय जो है उसकी कम से कम बर्बादी हो और मैक्सिमम बातें गर्ग साहब की जो है हम सुन सके। तो सर, मैं प्रस्तावना में मैंने कहा आपने सुना होगा। अब ये जो हुआ तीसरे चरण में गुजरात का चुनाव, उस चुनाव में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, आप परिचित हैं, आप जानते हैं, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। आपका टेक क्या है गुजरात में हुए इस चुनाव को लेकर, ये दर्शकों को बताएं प्लीज। देखिए, गुजरात को लेकर मेरा टेक बहुत सिंपल है जी। वो सिंपल ये है कि मोदी जी गुजरात को अपने चरण पादुका से चला रहे हैं जी। 2014 से। गुजरात में अगर एक भी सीट चली जाती है, एक भी बैठक जी। चली जाती है, जी। सूरत की तो जीत ली इन्होंने, जिस तरह से जीती गुजरात के पूरे लोगों ने देखा। जी। बहुत ही शर्मनाक है। फिर सूरत ने जो रास्ता खोला बीजेपी के लिए, तो इंदौर में भी खुल गया। हाँ बिल्कुल सर। है ना? तो सूरत तो ठीक है, सूरत तक तो काफी है। अब मुद्दा यह है, गुजरात में अगर एक भी सीट मोदी जी हारते हैं, एक भी, ऐसा बोलूं जी। तो वो पूरा यूपी हारने जैसा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप ये मान के चलो, जी। क्योंकि मोदी जी के लिए गुजरात जो है अयोध्या है, और गुजरात में अगर ईंट खसकती है तो आप ये समझिए कि मोदी जी का पूरा जो महल है वो ध्वस्त हो जाएगा। जिस तरह से राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने और खड़गे जी ने गुजरात में प्रचार किया, चुनाव प्रचार, और जिस तरह की भीड़ उमड़ी वहां, देखिए गुजरात में क्या फर्क होने वाला है, क्यों फर्क होने वाला है, पहले हम उसको बात करते हैं। ये जो खड़गे जी का, एक जो पिछड़े वर्ग के दलित नेता हैं उनका प्रचार, प्रियंका का प्रचार, राहुल गांधी का प्रचार, वो तो बहुत जबरदस्त रहा, उसमें कोई वांदा नहीं है जो उन्होंने किया। गुजरात में कितनी सीट पर इनकी दिक्कत है वो भी अपन अभी आएंगे थोड़ी देर में। जो मेजर फर्क पड़ेगा वो मैं बताता हूं। ये पड़ेगा कि मोदी जी की जो लहर है गुजरात में खत्म हो गई है। इस समय मोदी जी बहुत कमजोर विकेट पर, आपने देखा ना गांधीनगर में कैसे जो 16 दूसरे जो प्रत्याशी थे उनको चुनाव से बिठा दिया बिठाया गया, गया, बिठा है दिया ना? गया, बिल्कुल। हाँ।
तो ये गांधीनगर में गृह मंत्री की सीट पर बिठाना, ये बड़ा एक, जिसको कहना चाहिए ना, बहुत बड़ा काम है। कि क्यों, मतलब दो दो चीज, एक तो अमित भाई के खिलाफ खड़े होना बड़ी हिम्मत का काम है। गुजरात में कोई खड़ा हो जाए उनके सामने, ये बड़ी बात है। दूसरा, चुनाव लड़े, वो बड़ी बात है। और अभी इतने लोग हटाने के बाद भी अगर कोई लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका तो पब्लिकली सम्मान करना चाहिए कि भाई वो चुनाव कैसे लड़ रहे हैं। गांधीनगर में सूरत क्यों नहीं हो पाया, मतलब ये एक मुद्दा होना चाहिए बहस का, कि सूरत में क्यों। जी सर, मैं बीच में थोड़ा एक इनपुट दे दूं। एक्चुअली 10 से 12 सीट 26 में से ऐसी थी जहां पर सूरत को रेप्लिकेट करने की या सूरत ही की तर्ज पर चुनाव बिना लड़े जीतने की पूरी कोशिश की गई, पर वो हो नहीं पाया सर। हाँ, मैं अभी आता हूँ, वो सीट पे भी आता हूँ। उस सीट में राजकोट भी शामिल है, जहाँ पुरुषोत्तम रूपाला जी, फिशरीज मिनिस्टर, खड़े हैं। और पोरबंदर मनसुख मंडाविया जी जहाँ खड़े हैं, जी। और नवसारी जहाँ पाटिल सीआर साहब पाटिल। खड़े हैं, है ना। तो अपन अभी आते हैं उस पर। अपन जो पूरा खेल है पहले समझें जी। कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी है, मोदी जी के खिलाफ नाराजगी है पूरी, भाजपा में बहुत नाराजगी है। आपको पता है नितिन पटेल ने टिकट वापस कर दिया, नहीं लड़े जी। गुजरात में। नितिन पटेल जी। तो काफी सम्मानित व्यक्ति हैं, वो काफी इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, अगर मेरे को ठीक से याद है, मैं जब था जी। तब जी वहाँ बिल्कुल सर, और वित्त मंत्री भी थे। वित्त मंत्री थे, और काफी उनकी खुद की भी इंडस्ट्रीज रही हैं, बहुत ही योग्य और आदमी हैं। रेवेन्यू भी था उनके पास, रेवेन्यू भी था। जी। और और वो चीफ मिनिस्टरशिप के दावेदार थे जी। जब मंत्रिमंडल का पूरा वो हुआ। तो एक तो ये कि भाजपा में बुरी तरह लोग नाराज हैं, जिस तरह से उन्होंने रूपाणी जी को हटाया, पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया, सबके टिकट काटे विधानसभा में, और फिर लोकसभा के लिए जब देने की बात आई तो दिए, तो लोगों ने मना कर दिया। तो बीजेपी में जो नाराजगी है वो अपनी जगह। जो सबसे बड़ा फैक्टर काम करने वाला है इस बार मयूर भाई, वो ये कि 2022 में जो असेंबली का चुनाव हुआ था, जी। उसमें आम आदमी पार्टी ने जो सीटें, तो 5 ही मिली उनको, 5 सीट ओनली, पर उनका वोट शेयर 12.82% था, और कांग्रेस का 14.16 था। दोनों में सिर्फ जी। 1.34% का फर्क था। जी। आम आदमी पार्टी को जितने वोट मिले और कांग्रेस को जितने वोट मिले, अगर मिला लें उनको दोनों को, तो बीजेपी और कंबाइंड अपोजिशन के बीच में केवल 40 लाख वोट का फर्क पड़ता है। जी। आप देख रहे हैं कि इनको जो सीटें कितनी मिल गई, 57 बैठ के ज्यादा मिल गई इनको असेंबली में। जी। 99 से 156 हो गई थी, जी। और इनकी 17 सीटें मिली। 60 सीटें इनकी कम हो गई कांग्रेस की। जी सर बिल्कुल। ओरिजिनल तो ज्यादा थी, इन्होंने बीच में कई लोगों को मिला भी लिया ना अपने उसमें हाँ हाँ बिल्कुल। पार्टी में। बिल्कुल। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अभी एक हो गए जी। दोनों जगह। और आप जो सीटें गिना रहे हैं जिसमें इनको हार भी लग रही है, उसमें भरूच की सीट भी है। बिल्कुल सर, वो बड़ी कांटे की टक्कर है वहां पे, बहुत वो ज्यादा। कांटे की टक्कर है। जी। तो ये जो पूरा का पूरा गुजरात का खेल है, कि गुजरात में गांधीनगर की सीट इनकी, अमित भाई की, अगर उसमें वोट का मार्जिन भी कम हो जाएगा तो भी नाक कटने वाली है। पोरबंदर में मनसुख मंडाविया की सीट है। अब आप बताओ
कि कोविड में जिस तरह का मैनेजमेंट हुआ पूरा का पूरा, ये हेल्थ मिनिस्टर थे मनसुख भाई, और गुजरात में जिस तरह की तबाही हुई है अरे और गजब। सिविल हॉस्पिटल को लेके जो गुजरात हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी और उसको टाइटैनिक जहाज बताया था पूरा का पूरा, और 300 पेज से ज्यादा का उनका फैसला आया था। और ये पुरुषोत्तम भाई जो हैं अपने रूपाला, ये राजकोट से ही खड़े हो रहे हैं, और राजकोट की फर्म थी जिसने वो वेंटिलेटर के नाम पर जो वेंटिलेटर्स। डब्बे उन्होंने दिए थे। ज्योति सीएनसी। हाँ, और लीडर ऑफ अपोजिशन परेश धनानी कांग्रेस के, इनके सामने खड़े हैं कहाँ, पोरबंदर में, राजकोट। राजकोट में। अब केवल राजकोट का मामला नहीं है और पोरबंदर का मामला नहीं है, नवसारी का नहीं है, जेनीबेन ठाकुर का जैसे बनासकांठा में है ज्ञानीबेन ठाकुर, है ना, जेनीबेन ठाकुर का है, तुषार चौधरी का है साबरकांठा में, अमित चावड़ा जी का है आनंद में, अनंत पटेल जी का है वलसाड़ में, चेतर वसावा का है भरूच में, जो अपन ने भरूच की बात की अभी। जी। 15 में से 11, 12, 13 सीट, 14 सीट, अगर 25 में से बची हुई 25 में से अगर 14-15 सीट भी खतरे में है, जहां बड़ी कांटे की टक्कर है, तो आप सोचो कि अच्छा, एक और फैक्टर है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है गुजरात में, पिछले साल के पिछले बार के मुकाबले 5% कम है ना। तो आप सोचो कि ये 5% कौन लोग हैं जो नहीं आए, जिनको अगर कांग्रेस को जिताना है वो तो निकले होंगे बाहर, पर जिनको मोदी जी को नहीं जिताना है वो बाहर नहीं निकले। आदिवासी इलाकों में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है सर। हाँ, आप सोचो कि आदिवासी, अच्छा एक जो फैक्टर है इसमें जो देखने का है पूरे मामले में, कि ट्रेडिशनली सौराष्ट्र और साउथ गुजरात जो है मोदी जी के खिलाफ रहा है हमेशा से जी बिल्कुल। पॉलिटिकली। जी। ये जो सीटें हम गिन रहे हैं अभी, चाहे राजकोट की है या पोरबंदर की है या नवसारी की है, और सर जामनगर का भी वही न्यूज आ रहा है, जामनगर से भी और बात वही हो रही है। हाँ, जामनगर का भी वही न्यूज आ रहा है। तो ये मेरा कहना है कि ये इसमें से कितनी सीटों पर नुकसान होता है अभी हम वो नहीं कह रहे। मेरा सिर्फ जो मैंने शुरू में कहा उसको रिपीट कर रहा हूं कि अगर 2 सीट भी खसकती है गुजरात में, जी। तो मोदी जी का पूरा स्ट्रक्चर हिल जाएगा कि उनकी सत्ता को चुनौती होगी कि ये मोदी जी अगर गुजरात नहीं बचा पाए तो देश कैसे बचा पाएंगे। जी बिल्कुल। ये पूरा मैसेज जाने वाला है कि भाई अगर अगर वहाँ लॉस होता है राजस्थान में, अगर लॉस होता है मध्य प्रदेश में, राजस्थान की सारी सीटें अभी बीजेपी के पास है, उत्तराखंड की सब सीटें हैं इनके पास, तो ये पूछेंगे कैसे कि आपके यहाँ लॉस कैसे हुआ अगर ये गुजरात को नहीं बचा पाते हैं तो। जी। दूसरा ये कि अगर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि लोकसभा चुनाव में मोदी जी गुजरात में बहुत कम आए प्रचार के लिए, 2 दिन सिर्फ। 2 दिन आए। और अगर मैं आपको उनकी साउथ की यात्रा का बयान करूं कि जी। कितने आए, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वो साउथ में, तमिलनाडु में और तब जगह उन्होंने कितनी जम के यात्राएं की जी। इस पूरे दौरान में। तो वो गुजरात को जो मान के चल रहे थे कि ये तो अपना ही है, इसमें तो कोई हिला नहीं सकता, वो गुजरात इस समय पूरी तरह हिलने वाला है। इसका जो इम्पैक्ट होगा वो जबरदस्त होगा। मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि गुजरात में कि 4 जून के बाद आप देखेंगे कि जो गुजरात की पूरी बीजेपी की पॉलिटिक्स है जी। वो नए सिरे से डिफाइन होने वाली है। मतलब जो
लोग असंतुष्ट हैं, अभी बहुत सारे जो जी बैठे हुए हैं चुपचाप, जी वो अपना मुंह खोलने वाले हैं, ऐसा चुप नहीं बैठने वाले हैं। और इसका पूरा जो असर पड़ने वाला है वो मोदी जी की और सी आर पाटिल की और अमित शाह जी की पूरी पॉलिटिक्स पर पड़ने वाला है। और इनका अगर होल्ड अगर गुजरात में कम होता है तो आप पाएंगे कि पूरी की पूरी बीजेपी में इसका असर पहुंचने वाला है, ये जो है। और गुजरात को एक और चीज आपको समझना चाहिए, हम लोग अक्सर गलती करते हैं। पिछले चुनाव में क्या हुआ कि गुजरात में सारी की सारी बैठक आ गई और गुजरात पे असर नहीं हुआ एंटी इनकम्बेंसी का। विधानसभा के चुनाव में भी जो हुआ 22 का चुनाव, उस पे देशव्यापी एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं हुआ। इस बार जो असर होगा, कभी हुआ, अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ है तो अगर असर होगा तो बहुत जबरदस्त असर होगा, क्योंकि ये राजस्थान से लगा हुआ आपका इलाका है पूरा का पूरा। राजस्थान में जो मेवाड़ का इलाका है पूरा, उदयपुर वगैरह, डूंगरपुर और ये तमाम जो इलाका है, मध्य प्रदेश का जो इलाका लगा है आदिवासी इलाका, वो जो लगा हुआ, आपने कहा आदिवासी इलाके में बहुत मतदान हुआ है, ये तमाम चीजें अगर काट देती है बीजेपी को तो बहुत, आप समझो कि ये जो पूरा का पूरा आरएसएस ने काम किया है वो उसकी धुलाई हो जाएगी। जो आदिवासियों को बनवासी बना के जो उन्होंने काम किया ना, वो पूरी की पूरी धुलाई हो जाएगी। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये जो चुनाव है जिसका आप 4 जून की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, एक ही बात लगती है कि ये कोई बड़ा खेला अगर हो गया, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, और जो अमित शाह जी ने आज भी कहा है कि अभी जो वो कितनी मैं 280, सुना दूं, ये सुना दूं दर्शकों को, हाँ अगर आप सुना इजाजत दीजिए, दे तो। हाँ हाँ सुना दीजिए। ये, हाँ ये सुनिए दर्शक, ये सुनिए अमित शाह साहब जो हैं वो कैसे कह सकते हैं, एक आंकड़ा दिया है, इसको सुनिए, फिर गर्ग साहब से इस पर बात कल करेंगे। ही तीसरे चरण का चुनाव हो गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे चरण तक का परिणाम जानना है क्या? जोर से बोलो भाई, जानना है? पक्का जानना है? किसी को बताना मत, मैं बताता हूं तो नहीं बताएंगे ना। मोदी जी 190 सीटें पार कर गए हैं, 190 सीटें, और एक चौथा चरण। अब तो अब इसके बारे में तो कोई यही बोल सकता है कि भाई 190 सीटों में पहले से बहुत अच्छे से मशीनों का कैलिब्रेशन इतना कर दिया था कि, मतलब कल मतदान हुआ और आज वो बता रहे हैं, आज बता रहे हैं है ना, मतलब अभी 24 घंटे भी नहीं हुए ना, ना? हम जब बात 24 भी नहीं हुए ना नहीं बिल्कुल नहीं हुआ उसमें, सर, हाँ उसमें गुजरात भी शामिल है ना, जो बिल्कुल सर। 283 बैठक है उसमें से वो बता रहे हैं 190। तो इसका मतलब ये हो गया कि 283 में से 190 अगर मिल गई तो बाकी जो 260 बचेगी, उसमें से भी वो बता देंगे कि हमको 150 सीटें मिल रही है, तो हो गया ना, 370 हो गया। हो गया। तो इसीलिए लोग जो बात कर रहे हैं ना, बात इसीलिए कर रहे हैं कि आपने जो आंकड़ा निकाल रहे हैं वो लोगों को डरा रहे हैं, कि वो डरा क्या रहे हैं, ये चुनाव का कोई मतलब नहीं है, हम तो जीते हुए हैं, ये मतलब है इसका। जो मतलब ये है, वो हो सकता है ये भी बता दे कितने वोटों से कौन सी जगह कौन जीत रहा है, मतलब उनके पास इतना भी आंकड़ा होना चाहिए कि ये 190 बैठक है, इसमें वो बता दें किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत रहे हैं, ये भी बता देंगे वो, और जीत का मार्जिन भी बता सकते हैं, मतलब उनके पास इतनी अपडेट जानकारी होगी। तो आप सोचो कि इलेक्शन कमीशन की जरूरत है क्या?
नहीं है। अब बोलो कि 4 जून की जरूरत है क्या? नहीं है। आप बोलो कि बाकी 4 फेज में चुनाव करवाने की जरूरत है क्या? नहीं है। हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो कुछ अब भी नहीं। 190 बोल दिया, मतलब कि वो हाँ, जानते हैं कि, मतलब इसका मतलब तो ये निकाला जाए कि वो तो जानते हैं कि 190 जीत चुके हैं। हाँ, वो वो जानते हैं कि कैसे पता है उनको चल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए हाँ, कि तो वो वो कैसे चलता है। 189 भी नहीं है और 191 भी नहीं है, 190 पक्का। एक पक्का 190 है। तो आपके जो गुजरात के लोग सुन रहे होंगे, उनको अब सांस रोक के इंतजार करना चाहिए कि भाई 190 बैठक तो मिल गई। अब अगर 190 बैठक मिल गई मयूर भाई, गुजरात के लोग तो बहुत इन्वेस्टर होते हैं, तो शेयर मार्केट में दिख क्यों नहीं रहा है? नहीं दिख रहा है। हाँ, शेयर मार्केट जो है वो लगातार, जिसको बोलते हैं फ्राइडे से लगा के अभी तक नीचे क्यों जा रहा है, ये मैं पूछ रहा हूँ। कि जैसे जी, अभी भी जो स्थिति है बीएसई की, वो 45 पॉइंट नीचे चला गया है जी, आज, मतलब 0.06% नीचे चला गया है। जी। आप सोचो जरा कि ये 45 पॉइंट पे भी जो गया है, कितनी मुश्किल से गया होगा, इसको रोकने की कितनी कोशिश की गई होगी, ठीक है बिल्कुल। ना? और निफ्टी भी गया होगा। हाँ। तो ये जो चल रहा है, ये थोड़ा सा खतरनाक चल रहा है कि गुजरात में तो सारा कामकाज ही स्टॉक मार्केट से चलता है, जिंदगी स्टॉक ये मार्केट तो, से चलती ये बेसिकली मेन बिजनेस सा है एक तरह से देखा जाए तो। है। नया बिजनेस है जिसमें कहीं जाना नहीं पड़ता, घर पे बैठ के गादी पे बैठ के काम करना पड़ता है। काम करते हैं, नाश्ता करते हाँ, रहते हैं, चाय पानी नाश्ते, पान सिगरेट हाँ, खाते पीते वो रहते हैं। फाफड़े जलेबी के साथ चलता है ये। और उसमें कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, और अलमारी की भी जरूरत नहीं पड़ती, टेबल कुर्सी की भी जरूरत नहीं पड़ती, कुछ नौकर की भी जरूरत। तो ये जो सिचुएशन है, ये सबसे ज्यादा खराब है किसके लिए? जिस पर मोदी जी ने आज अटैक किया, अडानी अंबानी पर, जी। तेलंगाना में। वो बोले कि उन्होंने, राहुल गांधी ने बोरी भर भर के इन लोगों से पैसा लिया है। तो राहुल गांधी ने बोरी भर भर के लिए पैसा, तो फिर भाजपा में ट्रक और मालगाड़ी से आया होगा रुपया, ऐसा ऐसा लोग, जहाज से आया होगा मुंद्रा में, जहाज से आया होगा, बिल्कुल। हाँ, कंटेनर भर भर के। कंटेनर भर भर के। तो ये आपका कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो आप। मैं सिर्फ आपकी इजाजत से एक दृश्य दिखा दूं जो कल कली का है। जी, वो आप जानते हैं, दाहोद में महिसागर का संतरामपुर है, वहां का एक प्रथमपुर गांव है। वहां के पूर्व तहसील अध्यक्ष के बेटे ने जो जो नंगा नाच दिखाया है चीर हरण का, ये आप देखिए। अरे साइड पर 5-10 मिनट जे चाले चालवा दो ने बस 5-10 मिनट जे चाले चालवा दो આપણે બેઠા છીએ 2-5 મિનિટ સાહેબ જે ચાલે ચાલવા દો આપણે બેઠા છીએ આખા દિવસનું ચાલે જ છે ને હમણાં દબાવી એનું લૂંટાઈ ગયું। ये लंबा वीडियो है, 4-4.5 मिनट का है। मैंने कहा झलक दिखा दो सिर्फ। मैंने देखा है, ये अभी वायरल हो रहा है ये। हाँ, ये हो रहा है वायरल। और दूसरा मैं आपको ये बोलता हूँ कि गोधरा कभी हुआ था? 2002 में। 2002 में हुआ था, 27 फरवरी 2002। तो आप सोचो कि 22 साल बाद मोदी जी गोधरा को याद कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि गोधरा की जांच का जो कमीशन बैठा था, यूसी बनर्जी कमीशन, उसमें उसकी रिपोर्ट जो आई थी, उसमें उनके जो गुनाहगार थे उनको बचाने की कोशिश लालू यादव ने की थी। की थी।
और ऐसा उन्होंने, मोदी जी ने जाके दरभंगा में कहा बिहार के। तो आप सोचो कि अभी क्या क्या हो रहा है, अभी जी मोदी जी कितनी बातें कर रहे हैं। इसलिए गुजरात के लोगों को चिंता करनी चाहिए मोदी जी की अब, कि वो आगे वो क्या क्या बोल सकते हैं जी बिल्कुल और उनके बोलने का देश पर क्या असर हो सकता है। बिल्कुल। तो हम 4 जून की प्रतीक्षा करते हैं। और क्या प्रतीक्षा अभी करें तो सर। बीच में कुछ अलग अलग मुद्दों पर मैं आपको आमंत्रित करता रहूंगा। आप जरूर जरूर आपके तो साथ तो बातचीत। बात करके अच्छा लगता है। आपके जो वो श्रोता दर्शक हैं वो भी हमारे सब परिचित हैं, उनको परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी तो जी। बिल्कुल स्वागत है, आप जब बोलेंगे तब आ जाएंगे, उनको क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, जी आपने वक्त निकाला। बिल्कुल थैंक यू सर, बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, गर्ग साहब थे, आपने सुना। और गुजरात को लेकर जो उन्होंने कहा उसका मैं अगर थोड़ा सा समराइज कर दूं तो यही था कि जो जमीनी हकीकत है वो तो वो दिखाती है कि बहुत सारी ऐसी सीट्स हैं, बैठक हैं, जहां पे लोहे के चने जो है वो भारतीय जनता पार्टी को चबाना पड़ रहा है। और वोटिंग पैटर्न और वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से जिन सीटों पर देखने को मिल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब के लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन साथ में गर्ग साहब ने ये भी कहा, जो मैं लगातार 1.5 साल से मैं कह रहा हूं, कि मशीन और मशीनरी की अगर गड़बड़ हुई, जो कि हुई है, ये मैं तो मान के चलता हूं, मैंने हजारों बार आशंका जताई है कि होता है। दृश्य भी मैंने आपको दिखा दी, अमित शाह वाला बयान भी आपने देखा। तो गर्ग साहब का ये भी कहना है कि ये कुछ अगर है, अगर हो पाया उस तरह से, फिर कुछ हो सकता है मामला अलग है। क्योंकि गर्ग साहब का मानना है कि जो उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद गुजरात के परिप्रेक्ष्य में मोदी साहब की जमीन जो है काफी हिल सकती है, ये भी उनका कहना था। आपने पूरी बातचीत सुनी। आपका जो भी सोच हो, विचार हो, आप जो भी मानते हो, आपके मन में जो प्रतिक्रिया हो, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमको जरूर से बताइएगा। और बातचीत आपको अगर हमारी पसंद आई हो, सही और सच्ची लगी हो, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।